यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी अंदरूनी तड़प को शांत करने के लिए अपनी मृत पत्नी जैसी दिखने वाली एक रोबोटिक वाइफ बनवाता है और फिर दिन रात उसी के साथ अपनी भावनात्मक और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है वाइफ लाइक नामक एक कंपनी से जो इंसानों जैसी अत्यंत यथार्थवादी रोबोटिक पत्नियां बनाती है। ये एंड्रॉयड वाइफ्स अपने मालिकों की हर इच्छा पूरी करने के लिए प्रोग्राम की जाती हैं, चाहे वो घर का काम हो, खाना बनाना हो या रात को बिस्तर पर साथ देना हो। यदि कोई व्यक्ति इनमें अपनी मरी हुई पत्नी की यादें अपलोड करवा दे तो ये उसी की तरह व्यवहार करने लगती हैं। इन्हीं वजहों से हजारों लोग इन रोबोटिक पत्नियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये इतनी असली लगती थीं कि कई लोगों का मानना था कि इन्हें आम इंसानों जैसे अधिकार भी मिलने चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक संगठन था जो इन रोबोटिक महिलाओं को अगवा करके उन्हें रिप्रोग्राम करता और फिर उन्हें आजाद कर देता। इस संगठन का नाम था अगवा। इन अपहरणों को रोकने के लिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त किया था जो अगवा की गई रोबोटिक वाइफ्स को ढूंढकर वापस लाते थे। इन्हीं एजेंटों में से एक था विलियम, जो इस काम में काफी सफल था। उसकी सफलता से कंपनी का मैनेजर बेहद खुश था और उससे कहता है, चिंता मत कीजिए कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। कंपनी के प्रतिनिधि ने विलियम से कहा, हमने आपके लिए आपकी पत्नी जैसी हूबहू एक एंड्रॉयड वाइफ बनाई है। उसमें हमने आपकी पत्नी मेरेडिथ की सभी यादें ट्रांसफर कर दी हैं ताकि आपको उसकी कमी महसूस न हो। इस नई रोबोटिक पत्नी का नाम भी मेरेडिथ ही रखा गया था। विलियम जब उसे अपने घर लाता है तो वह उसे अपनी मरी हुई पत्नी के कपड़े पहनाकर एक्टिवेट करता है। शुरुआत में मेरेडिथ का व्यवहार कुछ अजीब था क्योंकि वह अब भी नई थी, इसलिए विलियम उसे चलना, सांस लेना और अन्य बुनियादी चीजें सिखाने लगता है। विलियम को विश्वास था कि धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाएगी और उसकी असली पत्नी जैसी बन जाएगी। रात होने पर विलियम मेरेडिथ को अपने कमरे में ले जाता है और उसमें मौजूद अंतरंग सेटिंग्स को सक्रिय कर देता है। इसके बाद मेरेडिथ एक सजीव पत्नी की तरह विलियम को संतुष्ट करने लगती है। सारी क्रियाओं के बाद मेरेडिथ की बैटरी लो हो जाती है। वह खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से उसे बाहर कुछ अजीब सा नजर आता है, मगर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को चार्ज करने लगती है। अगली सुबह मेरेडिथ विलियम के लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ते के दौरान वह विलियम से पूछती है, तुम क्या काम करते हो? विलियम जवाब देता है, मैं एक एजेंट हूँ, लोगों की सुरक्षा का काम करता हूँ। फिर वह मेरेडिथ को बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। विलियम के जाने के बाद मेरेडिथ घर में घूमते हुए असली मेरेडिथ के पुराने कपड़े और मेकअप की चीजें इस्तेमाल करने लगती है। ये सब उसके लिए कुछ अजीब था क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब करना क्यों उसे सहज महसूस हो रहा है। उधर ऑफिस में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुई एंड्रॉयड गर्ल्स की किडनैपिंग पर चर्चा कर रहा होता है। काफी मेहनत और खोजबीन के बाद वे उस ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां इन रोबोटिक वाइफ्स को बंदी बनाकर रखा गया था। कंपनी का मैनेजर विलियम को उस जगह जाकर उन सभी एंड्रॉइड्स को छुड़ाने का आदेश देता है। जब विलियम वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ भागने की कोशिश कर रही है और उसके गले में एक शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक कॉलर बंधी है। विलियम उसे काबू में लेकर पूछता है, अंदर कितने लोग हैं? वो रोबोटिक वाइफ डर के मारे सब कुछ बता देती है तो विलियम उसे आजाद कर देता है। जैसे ही विलियम आगे बढ़ता है और एक लैब के अंदर पहुंचता है, उसे वहां एक और रोबोटिक वाइफ नजर आती है। वह उसे भी आजाद करने ही वाला होता है कि तभी एक गुंडा वहां पहुंचता है और उस एंड्रॉइड वाइफ पर बंदूक तान देता है। ये वही शख्स था जिसने इन सभी रोबोटिक महिलाओं को अगवा किया था। विलियम उसे चेतावनी देता है, उसे छोड़ दो, लेकिन वह व्यक्ति विलियम की बातों को अनसुना कर देता है। यह देख विलियम गुस्से में आ जाता है और वहीं पर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अगला दृश्य मेरेडिथ का है जो एक कमरे में खुद को चार्ज कर रही होती है। तभी उसका ड्रीम मोड अपने आप सक्रिय हो जाता है और वह एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। वहां उसकी मुलाकात पप्पू बेरोजगार नाम के एक अजीब लेकिन जादुई इंसान से होती है। मेरेडिथ उससे कहती है कि वह उसे कोई सपना दिखाए। पप्पू मुस्कुराता है और जवाब देता है, जो भी सपना देखना चाहो मैं दिखा सकता हूँ। सबसे पहले पप्पू उसे उसका जन्मदिन दिखाता है, एक शानदार पार्टी का दृश्य जहाँ विलियम मेरेडिथ का वेलकम करता है। तभी एक एंड्रॉयड महिला पास आती है और मेरेडिथ को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। कुछ देर डांस करने के बाद वह एंड्रॉयड महिला मेरेडिथ को एक मास्क पहनने वाले रहस्यमयी शख्स से मिलवाने के लिए भेजती है। मेरेडिथ उससे पूछती है, तुम कौन हो? वह मास्क मैन चुपचाप एक रेड बर्ड वाला कार्ड उसे पकड़ाता है और कहता है, इससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यह कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर विलियम सभी बचाई गई एंड्रॉयड महिलाओं को सुरक्षित कंपनी में वापस लाता है। वहां उन्हें फिर से रिप्रोग्राम करके उनके पतियों के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। इधर मेरेडिथ, जो अब अकेली थी, सुबह फिर से अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वह दोबारा पप्पू बेरोजगार से मिलती है और उससे उस मास्क मैन के बारे में पूछती है जिसे उसने बर्थडे पार्टी में देखा था, लेकिन पप्पू निराश होकर कहता है, मैं उस शख्स को नहीं जानता। तब मेरेडिथ उससे कहती है, ठीक है, तो मेरे लिए एक टास्क लिस्ट बना दो।
मुझे खुद ही सच्चाई का पता लगाना होगा। मैरी, जो शादीशुदा थी, पप्पू, एक बेरोजगार, उसके लिए कामों की लिस्ट बनाकर देता था। मैरी ने लिस्ट में सिलाई का काम न देखकर हैरानी महसूस की, क्योंकि सुबह से ही उसका मन सिलाई करने को कर रहा था। इसलिए उसने पप्पू से कहा और अपने सिस्टम में सिलाई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लिया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद मैरी ने फिर से सिलाई शुरू की। वह उस रेड बर्ड को बनाने लगी जो मास्क मैन ने उसे दिया था। सिलाई पूरी करने के बाद वह साइकिलिंग करने घूमने निकली। तभी अचानक यूजी नाम की एक लेडी उसके सामने आ गई, वही लेडी जिसकी वजह से मैरी पहले एक खोपड़ी में गिर गई थी। यूजी ने मैरी से कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम्हें जल्दी से सब कुछ याद करना होगा। यह कहकर वह चली गई। मैरी समझ नहीं पाई कि यूजी किस बारे में बात कर रही थी। घर लौटकर मैरी ने विलियम को सब कुछ बताया, उस लड़की के बारे में और उसकी अजीब बातों के बारे में। विलियम ने मैरी को समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे एंड्रॉयड वाइफ से नफरत करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंड्रॉयड वाइफ उनके पतियों को उनसे दूर कर रही है। कुछ दिन बाद मैरी उस तालाब के पास घूमने गई। वह जगह जो विलियम की असली वाइफ की मनपसंद जगह थी। वहां जाने के बाद मैरी इतनी खुश महसूस कर रही थी कि पहली बार उसे लगा जैसे वह असली मैरी डथ है। आगे बढ़कर मैरी ने अपने हाथों से बने उस रेड बर्ड वाले तकिए को विलियम को दिखाया। विलियम ने तकिए को देखकर मैरी की तारीफ की, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ नहीं लग रहा था कि उसे वह तकिया पसंद आया हो। तभी विलियम ने मैरी को याद दिलाया, जब हम पहली बार पार्क में मिले थे तब तुम वहां बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। यह सुनकर मैरी ने अपनी मेमोरी में उस दृश्य को देखा, लेकिन वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई जो उससे मिलने आया था। वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को चार्ज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में उसे रियल मैरी डेथ की लिखी हुई एक किताब मिलती है, जिसे वह पढ़ने लगती है। उस किताब में प्यार पाने के बारे में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर मैरी खुद को ही मैरी डेथ समझने लगती है और अपने हाथ से खुद को गीला करती है। लेकिन तभी उसका सिस्टम बंद हो जाता है। ये जानने के लिए मैरी फिर से अपने ड्रीम मोड में चली जाती है। जैसे ही मैरी ड्रीम मोड में जाती है, पप्पू बेरोजगार देखता है कि मैरी की कुछ फाइलें ब्लॉक हो रखी हैं, इसलिए वह मैरी को उसकी कुछ यादों की रैंडम लिस्ट दिखाता है। मैरी एक रैंडम याद चुनकर उस जगह पहुंच जाती है जहां मैरी डेथ खुद को बगीचे में बैठा हुआ पाती है। लेकिन वहां विलियम की जगह मैरी को वही मास्क मैन दिखाई देता है जो उसे पहले भी ड्रीम मोड में मिला था। मास्क मैन मैरी डेथ को पकड़कर कहता है, याद करो, हमारी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी। मास्क मैन के पकड़ने से मैरी डेथ इतना घबरा गई कि वह तुरंत ड्रीम मोड से बाहर आ गई। जब वह बाहर आती है तो अपने पास विलियम को बैठा हुआ पाती है। घबराई हुई मैरी जल्दी से सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी विलियम ने मैरी डेथ द्वारा बनाए गए उस तकिए को बाहर कचरे में फेंक दिया और मैरी के पास आकर सो गया। विलियम के सो जाने के बाद मैरी ने रियल मैरी डेथ की लिखी हुई डायरी पढ़नी शुरू कर दी। साथ ही वह पुरानी मैरी डेथ की कुछ पुरानी वीडियो भी देखने लगी, जिनमें उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक टेंट में देखा। अगले दिन विलियम को एक और एंड्रॉयड लेडी को लाने का टास्क दिया गया। इस काम के लिए विलियम तुरंत उस एंड्रॉयड लेडी के पास गया और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उस लेडी ने मना कर दिया और कहा, मैं वो एंड्रॉयड नहीं हूँ जिसे तुम लेने आए हो। विलियम को लगा कि शायद इस एंड्रॉयड को डिप्रोग्राम कर दिया गया होगा, इसलिए उसने उसे वापस कंपनी चलने को कहा। लेकिन वह एंड्रॉयड लेडी बोली, मैं तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, और यह कहकर वह खिड़की से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच मैरी डेथ के घर में यूजी चुपके से घुस आई थी। उसने मैरी को बताया कि मास्क मैन उससे अकेले में मिलना चाहता है। यूजी ने मैरी डेथ को यह भी बताया कि विलियम ने उससे अगवा कंपनी के बारे में झूठ बोला है, क्योंकि असल में अगवा कंपनी एंड्रॉयड रोबोट्स को छुड़ाकर आजाद कराती है। यूजी को पता था कि मैरी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए उसने विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ा, केनी तुमसे मिलना चाहता है। यह कहकर वह वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर विलियम उस टूटी हुई मारी हुई रोबोट को वापस कंपनी लेकर आया। वहां उसने देखा कि वाइफलाई कंपनी अब एंड्रॉयड बच्चों को भी बना रही है, ऐसे बच्चे जो कभी बड़े नहीं होंगे। इसके बाद विलियम सीधा कंपनी के मैनेजर के पास गया और उससे पूछा। तभी विलियम ने मैनेजर से पूछा, आखिर इस रोबोट ने अपनी जान क्यों ली? अगर ये रोबोट ऐसा कर सकते हैं तो और भी रोबोट अपनी जान दे सकते हैं। मैनेजर ने विलियम को समझाते हुए कहा, शायद उस रोबोट को डिप्रोग्राम कर दिया गया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच मैरी रियल मैरी डेथ की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें वह अपने प्यार के साथ भाग जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी। जब विलियम रात को घर लौटा तो उसने देखा कि मैरी फिर से वही रेड बर्ड वाला तकिया बना रही थी। यह देखकर विलियम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैरी ने विलियम को यूजी की सारी बातें बताईं और उसे यूजी द्वारा छोड़ा गया मैसेज भी दिखाया। उस मैसेज को देखकर विलियम की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने पार्टनर जैक को कॉल करके बताया, मैंने मैरी डेथ को केनी से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मैरी डेथ के सपनों को हैक कर लिया है। अब जब भी मैरी डेथ ड्रीम मोड में जाती है, केनी उसके सपनों में आकर उससे मिलता है।
विलियम ने जैक को समझाया, हमें केनी को पकड़ने के लिए मेरिडथ के सपनों में जाना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह इसलिए क्योंकि सिर्फ जैक ही विलियम को मेरिडथ के सपनों में भेज सकता था। इसके बाद विलियम मैरी को लेकर सीधे जैक के पास पहुंचा। जैक ने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके मैरी को ड्रीम मोड में भेज दिया। वहां पप्पू बेरोजगार ने मैरी के लिए कद्दू वाली थीम चुनकर उसे एक भूतिया घर में भेज दिया जहां हर तरफ डरावना माहौल था। जब मैरी उस घर के अंदर गई तो उसे वही मास्क मैन दिखाई दिया। बाहर विलियम और जैक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे। उन्हें पता चला कि वह मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि केनी ही था। केनी ने मेरिडथ को एक एड्रेस दिया और अकेले में मिलने के लिए बुलाया। मैरी सपनों से जागने के बाद विलियम से केनी के बारे में पूछती है। इसी बीच विलियम केनी को जमकर पीटने लगता है। उनकी लड़ाई उसी बर्थडे पार्टी तक पहुंच जाती है। केनी मेरिडथ को देखकर उसे सब कुछ याद करने को कहता है। एक दिन तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस आएगी। यह सुनकर जब विलियम केनी को मारने ही वाला होता है तभी मैरी ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है। इससे विलियम भी सपने से बाहर आ गया। विलियम को बेहद गुस्सा आया क्योंकि वह केनी को मारने ही वाला था। जैक तो और भी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि विलियम ने कहा था कि वह सिर्फ केनी से बात करेगा, न कि उसे मारेगा। गुस्से में जैक विलियम को छोड़कर चला गया। रात को विलियम ने मैरी से कहा, हमें तुम्हारी मेमोरी रिसेट करनी होगी ताकि तुम ठीक से काम कर सको। अगले दिन विलियम ने मैरी को रिसेट करवाने के लिए वाइफलाई कंपनी भेज दिया जहां कई अन्य रोबोट्स भी मौजूद थीं। सभी ने मेरिडथ का स्वागत किया। वहां 2 अन्य महिला रोबोट्स ने मेरिडथ को समझाया कि कैसे वह मेमोरी रिसेट होने से बच सकती है। वे एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरी शेयर करके खुद को बचा सकती हैं ताकि वे वाइफलाई कंपनी को बंद करवा सकें। इसके बाद सभी एंड्रॉयड रोबोट्स लेटकर एक दूसरे को अपना डाटा ट्रांसफर करने लगी। मेरिडथ ने अपने ड्रीम मोड में जाकर पप्पू बेरोजगार से कहा कि वह उसकी मेमोरी को एक फाइल में सेव कर दे ताकि रिसेट होने के बाद वह अपनी यादें वापस पा सके। इसी बीच यूजी एक पेन ड्राइव लेकर जैक की गर्लफ्रेंड के पास गई और उसे जैक को देने को कहा। जब मेरिडथ रिसेट हो गई तो विलियम उसे वापस घर ले आया। मेरिडथ को सब कुछ याद तो था लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे अभी अभी नई दुल्हन बनकर आई हो। विलियम उसे पहले की तरह चलना फिरना सिखा रहा था कि तभी जैक एक फाइल लेकर विलियम के घर आ पहुंचा। जैक को देखते ही विलियम ने मेरिडथ को अंदर के कमरे में भेज दिया। जैक ने विलियम को बताया, मुझे पता चल गया है कि मेरिडथ कभी तुम्हारी थी ही नहीं और तुमने ही उसके बॉयफ्रेंड को भी मारा था, इसीलिए तुम केनी को कभी पकड़ नहीं पाए क्योंकि केनी तो बस मेरिडथ की यादों में ही था। जैक जैसे ही विलियम को गिरफ्तार करने ही वाला था, विलियम ने उसे गोली मार दी। यह सब मेरिडथ देख और सुन रही थी। उसने विलियम से कहा, मैरी ने विलियम से कहा, मैं पहले से ही सब कुछ जानती थी। असल में मैं पहली बार तुम्हारे घर तभी आई थी जब तुम मुझे पाने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरिडथ तो केनी के साथ थी, इसलिए तुमने उसे पाने के लिए बेचारे केनी को मार डाला था। मैंने डायरी में और वीडियो में भी केनी को ही देखा था। विलियम ने असली मेरिडथ को जबरदस्ती अपने घर लाकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा था, लेकिन मेरिडथ उससे नफरत करती थी। यही वजह थी कि विलियम ने उस रेड बर्ड वाले तकिए से मेरिडथ को मार डाला था, इसीलिए उसने वह तकिया कचरे में फेंका था। जब विलियम ने मेरिडथ का एंड्रॉयड बनवाया तो उसने सिर्फ वही यादें डाली थीं जो उसे पसंद थीं। मेरिडथ की ये बातें सुनकर विलियम का खून सूख गया। वह सोचने लगा कि उसे यह सब कैसे पता चला होगा। फिर भी विलियम ने मेरिडथ से कहा, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देना चाहता था जहां तुम न कभी बूढ़ी होगी न ही बीमार पड़ोगी। लेकिन मेरिडथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस केनी की मौत का बदला लेना चाहती थी। पूरे जोश में मेरिडथ ने विलियम पर हमला कर दिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर उसी रेड बर्ड वाले तकिए से उसने विलियम को मार डाला। अब मेरिडथ पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और उसका बदला भी पूरा हो गया था। इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो गई। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वाइफलाई कंपनी ने विलियम जैसा ही एक रोबोट बना लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।